गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही होगी आप सभी तक। स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास में। मैंने कहा था रीजनिंग शुरुआत करूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक टॉपिक SICI जो है उसको कंप्लीट कर लेने के बाद रीजनिंग हम फिर से शुरू करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद रीजनिंग फिर देख लेंगे। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है क्या? चलो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत हम कर रहे हैं आज। जो लाइव जुड़े हैं, आवाज़ आ रही होगी मेरी। मैंने बोला था रीजनिंग कर लेते हैं, लेकिन मैं सोचा ये टॉपिक कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मैथ्स में जब ये टॉपिक हो जाएगा तो हमारा लगभग 60-70% मैथ्स का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका बचेगा टाइम एंड वर्क वाला पोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला पोर्शन, और फिर वो जो कोर एप्टीट्यूड रहता है, हाँ प्रोबेबिलिटी एक और होगा। उसके अलावा कोर मैथ्स का जो पोर्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री, जो हर एग्जाम में आता भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मैंसुरेशन हो गया। ठीक है, मैंसुरेशन आता है, मैंसुरेशन को करना है कंपलसरी, तो उसको पहले करेंगे। क्लियर? तो SICI कर लेने के बाद हमारा 70% लगभग मैथ्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, तो शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सभी चीज़ें सही है? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो सही से तरीके से? चलो आओ, सर दोनों में अंतर समझाइए पहले। आओ, सबसे पहले तो इंटरेस्ट क्या होता है ये समझो। इंटरेस्ट क्या होता है ये पता रहना ज़रूरी है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, है ना कभी कोई ना कोई ये नाम सुना ही होगा और पता होगा। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, तो मान लेते हैं आपने पैसा जमा किए 10,000 रुपये 1 साल के लिए, तो बैंक का जो भी ब्याज दर होगा वो डिपेंड करेगा कि आप सेविंग अकाउंट में डाले हो कि फिक्स डिपॉजिट में डाले हो, वो अलग बात है। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको बैंक जो है वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, क्योंकि आपने उतने पैसे कुछ समय के लिए बैंक को दिया है, तो उसके बदले में बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो देगा वो होता है ब्याज। वो डिपेंड करेगा 4% है, 5% है, जैसे कि मैंने कहा सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो या फिर फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हो या रिकरिंग डिपॉजिट, अलग बात है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को पैसा देता है तो वह व्यक्ति जिसको पैसा दे रहा है उससे ब्याज भी लेता है अपनी मूल रकम के साथ में। अपना जो प्रिंसिपल पैसा दे रहा है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल वो जो दे रहा है उसको तो लेगा ही। 10,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये तो लेगा ही लेगा। उस 10,000 के पीछे 3%, 4%, 5%, 7%, 10%, 12% कुछ लेगा, वो तय इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होगा। क्लियर है क्या? तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, वो होता है उधार के बदले, ये होता है ब्याज। हर किसी को पता है? ठीक है, तो चलो ज़्यादा इस पर डिस्कशन का मतलब नहीं है। ब्याज हर किसी को पता है ना? हाँ, ब्याज हर किसी को पता होगा। ठीक है सर, इंटरेस्ट ब्याज मतलब उधार लेने वाला व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा। उधार लेने वाला व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा किसको? जिसने पैसा दिया है। और वो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितना परसेंट दे रहा है उसके पीछे। ये परसेंट किस पे कैलकुलेट होगा? जितने पैसे उस पर दिए हैं, जितने पैसे उसने दिए हैं, और जितने पैसे उसने दिए उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन, उस पर परसेंटेज कैलकुलेट होगा, और वो जो परसेंटेज है वही क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर, इंटरेस्ट मतलब ब्याज बराबर, या फिर एक काम करते हैं, इंटरेस्ट बराबर हम नहीं देखते, हम देखेंगे मिश्र धन बराबर। मिश्र धन क्या है? अब अगला कॉन्सेप्ट, मिश्र धन मतलब इसको बोला जाता है अमाउंट, इंग्लिश में इसको बोला जाता है अमाउंट, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। जैसे कि आपको मैंने उदाहरण बताया, 10,000 रुपये आपने दिए तो आपको और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा ब्याज है। 10,000 रुपये आपका मूलधन है। दोनों को जब मिला दे, मतलब मूलधन और इंटरेस्ट मतलब ब्याज को मिला दे, तो वो हो जाता है अमाउंट या फिर मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसको बोलेंगे मूलधन, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ब्याज।
तो 10,000 रुपये दिए, मान लेते 5% के हिसाब से एक साल में रिटर्न करेगा, एक साल का 5% आपको देगा ब्याज। तो 10,000 का 5% निकालोगे कितना होगा? 10,000 का 5% होगा 500 रुपये, है या ना? 10,000 का 5% होगा 500 रुपये। क्लियर है इतना? बात समझ में? 10,000 का 5% होगा 500 रुपये, तो 10,000 के पीछे एक साल में वो 500 रुपये अतिरिक्त देगा, और 10,000 प्लस 500 मतलब 10,500 रुपये जो हुए वो आपका हो गया क्या? मिश्र धन अमाउंट। ठीक है, तो जब मूलधन के साथ साथ हम ब्याज भी लेते हैं और एक साथ जब मूलधन और ब्याज को मिलाकर बोलते हैं उसको मिश्र धन कहा जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है या नहीं है? यहीं से आप इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। इंटरेस्ट मतलब ब्याज बराबर, वो बराबर निकाले तो प्रिंसिपल जाके अमाउंट के साथ माइनस हो जाएगा, मतलब ए माइनस पी, ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, मिश्र धन मूलधन। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। यहां से एक और रिलेशन निकल के आ गया जिसको ध्यान में रखना है। ओके ठीक है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल भी होता है, ये ध्यान रखें, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल। यहाँ पर मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, यहाँ कोई सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं है तो दोनों इंटरेस्ट ही। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल। ठीक है, चाहे वो मिश्र धन हो मूलधन हो, सभी में ये फॉलो होता ही होता है। क्लियर? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब दोनों में अंतर देखेंगे कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड हम लेंगे। एक तरफ लिख देता हूं साधारण ब्याज और एक तरफ लिख देता हूं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। दोनों में अंतर बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है सुनिए दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोगों को फॉर्मूले के तौर पे पता है, सर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है, ये हमने 5वीं कक्षा में सीखा था। ठीक है, अच्छी बात है। मूलधन सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे आपको मिश्र धन का फॉर्मूला पता होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, है ना, मतलब a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। तो ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ये हुई फॉर्मूला। ये जो हम बचपन में प्राइमरी स्कूल में हमको टीचर ने बता दिया, फॉर्मूला में पुट करना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वो बात हुई, अंतर समझना जरूरी है। देखो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है, तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगेगा। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पर लगेगा। ठीक है या नहीं है? साधारण ब्याज हमेशा, साधारण ब्याज के बारे में लिख रहा हूं, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगेगा, चाहे पहले साल, चाहे दूसरे साल, चाहे तीसरे साल, चाहे चौथे साल। उदाहरण के तौर पे यदि बात करूं, उदाहरण में इधर बताना चाहूंगा आपको। आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए और आपने बोला कि भैया एक साल में मैं 100 रुपये के पीछे 5 रुपये अतिरिक्त लूंगा, मतलब 5%। मैं 100 रुपये के पीछे 5% अतिरिक्त लूंगा हर साल। तो तुमने उसको दिए 3 साल के लिए पैसे। पहले साल का ब्याज हो जाएगा 5 रुपये, क्योंकि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है? 5%। 5% किस पे लग रहा है? ये प्रिंसिपल है, मूलधन पे। 100 का 5%, पहले साल का ब्याज 5। ठीक है, ये 5 रुपये लिखा है, ठीक है, 55 नहीं है, ये 5 रुपये, 5 रुपये। ठीक, दूसरे साल का, ये फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर। दूसरे साल का भी जो ब्याज होगा सेकेंड ईयर का, वो भी 5 रुपये होगा सर। ठीक है, तीसरे साल का जो ब्याज होगा थर्ड ईयर का, वो भी 5 रुपये होगा। और इस प्रकार कुल मिला के ब्याज कितने हो गए आपके? 15 रुपये। यहां पर लिख देता हूं 15 रुपये। 5 5 10 5 15, कुल मिला के ब्याज। मूलधन कितना? 100। तो आपको 3 साल के बाद जो लौटाएगा वो क्या होगा? 3 साल के बाद जो लौटाएगा वो क्या होगा? अमाउंट होगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन। कितना हो जाएगा सर? 100 रुपये तो लौटाएगा ही, और 3 साल का ब्याज मतलब 15 रुपये, मतलब 115 रुपये लौटाएगा आपको। आई बात समझ में? कौन क्या है? ये ब्याज है हर एक साल का, जो ये 5% हमेशा इस 100 रुपये पे ही कैलकुलेट हुआ, तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट, ये हो गया प्रिंसिपल, दोनों को मिलाए बन गया अमाउंट, मतलब मिश्र धन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। आइए सर,
ये तो हमने समझ लिया, हमेशा जो है साधारण ब्याज मूलधन पर ही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वर्तमान में उपलब्ध धनराशि पर लगेगा, उपलब्ध धनराशि पर लगेगा। ठीक है, वर्तमान में उपलब्ध धनराशि पर लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसका भी अंतर समझिएगा, आइए इसका अंतर भी समझाते हैं। एग्जाम्पल वही 100 रुपये वाला। सर 100 रुपये के हिसाब से 5% इंटरेस्ट रेट का 3 साल के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो फॉर्मूला लगाना अलग बात है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना अलग बात है। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल, आपने पी 100 रुपये लिया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बोलते हैं 5% लिया, और टाइम पीरियड ले लिया 3 ईयर। फिर से वही एग्जांपल है जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए बताया था। लेकिन अब लगेगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब लगेगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझना बात को, देखो फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो वर्तमान में उपलब्ध धनराशि पर लगेगा। तो वर्तमान में उपलब्ध धनराशि कितनी है पहले साल के लिए? 100 रुपये तो है, 100 रुपये दिया है आपने, 100 रुपये पे लग जाएगा पहले साल। ठीक है, तो 100 रुपये पे 5%, ये 5% 100 रुपये पे पहले साल के लिए 5 रुपये ही निकल के आएगा। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि वर्तमान में 100 रुपये उपलब्ध है तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट इसी पे तो लगेगा। तो आप बोलेंगे सर पहले साल, क्या कंक्लूजन निकला? पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, क्योंकि दोनों के लिए जो वर्तमान में उपलब्ध राशि होती है वो 100 रुपये होती है। साधारण ब्याज तो हमेशा मूलधन पे लगेगा, तो 100 रुपये पे ही लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी पहले साल उपलब्ध धनराशि 100 रुपये ही है, करके उस पर 5% लगा, मतलब 5 रुपये ही लगा। क्लियर? अब मुझे बताओ एक चीज, ठीक है, कि इस केस में यहां पर अगर मैं लिखूं अमाउंट कितना होगा, मतलब मिश्र धन, बोलो पहले साल के बाद। तो पहले साल के बाद आप बोलोगे सर 100 रुपये प्लस 5 रुपये, 105 रुपये हो गया। पहले साल के बाद अमाउंट जो है मिश्र धन है 105 रुपये हो गया, बिल्कुल ठीक। अब दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हो। देखो सर रेट 5% ही है, लेकिन अब ये 5% किस पे लगेगा? अब ये जो 5% है ना, ये लगेगा इस पे। क्यों? क्योंकि एक साल के बाद आपके पास वर्तमान में उपलब्ध धनराशि अवेलेबल अमाउंट एट प्रेजेंट हो चुका है 105 एक साल के बाद, क्योंकि इसमें एक साल का ब्याज जुड़ चुका है। तो अब 5% 100 पे नहीं होगा, अब जो 5% 105 पे होगा। तो 5% 105 का कितना होगा? 5 रुपये 5 पच्चे 25, सीधा आप ले लो 5 पच्चे 25 और बटे 100 मतलब 0.25। तो 5 रुपये के साथ 0.25 रुपये कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, कैसे निकाला भैया? 105 का 5%, 100 का 5%, 5 रुपये तो था ही, 5 रुपये और आ गया, तो 5 रुपये का 5%, 5 पच्चे 25 बटे 100, 25 बटे 100 मतलब 0.25, 5.25 रुपये। देखो डिफरेंस दिखा अब आपको, डिफरेंस दिखा अब आपको क्या, कैसे डिफरेंस आता है इसमें? आइए तीसरे साल का निकालते हैं, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, इसको मिलाकर 105 में फिर 5.525 जोड़ोगे, हो जाएगा अमाउंट आपका कितना? 110.25 रुपये, 110.25 रुपये। तो अब जो 5% लगेगा तीसरे साल के लिए वो किस पे लगेगा? क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध धनराशि ये हो चुकी है, धनराशि मतलब अमाउंट। ठीक है, क्यों? दूसरे साल का ब्याज जुड़ गया सर इस पे, 105 था, दूसरे साल का ब्याज जुड़ गया, हो गया 110.25 रुपये, इस पे लगेगा, क्योंकि वर्तमान में अब उपलब्ध धनराशि इतनी है। तो देखो बढ़ते जा रहा है सर। अब 5% निकालोगे तो देखो इसको बांट लो। कैसे बांटोगे 110 को? इसको 3 तरीके से बांट लो। एक तो 100 अलग करो, एक तो 10 अलग कर दो क्योंकि 110 दिख रहा है, और 0.25 अलग कर दो। ठीक है, इसका 5% 5 ही होगा, इसका 5% बोलो कितना होगा? 0.5 होगा। ठीक है, और इसका 5% 25 पंचे 125,
25 पंचे 125, 1.25 आता गुणा 5 करने पे, लेकिन बटे 100 भी होगा, तो आपका ये निकल के आएगा 0.125, 0.125, सॉरी 0.0125, ये ध्यान रखना है भैया। प्रतिशत बता चुका हूँ, जिसको डिफिकल्टी जा रही है प्रतिशत का लेक्चर अच्छे से देखे वो जाके, ठीक है। इसका 5%, 25 पंचे कितना 125, सर दशमलव एडजस्ट करो, पहले से 2 दशमलव थे तो 125 में 2 दशमलव पहले लगाओ, 1.25, सर बटे 100 भी तो होगा क्योंकि इसका 5% निकाला है, तो 1.25 में बटे 100 करेंगे तो आपका 0.0125 आएगा। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद आएगा सर यहाँ पर 5.5125 रुपये। एग्जाम्पल डिफिकल्ट ले लिया सर आपने, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरे साल का ब्याज निकल के आएगा 5.5125। अब जब सबको जोड़ोगे तो तीनों साल का आपका ब्याज निकल के आ जाएगा, जो डेफिनेटली 15 रुपये से ज़्यादा होने वाला है। जोड़ के देख सकते हैं, आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहा हूँ मैं। देखो कैसे जोड़ेंगे सर, ये देखो 5.5125, इसमें जोड़ेंगे 5.25 0 और यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ेंगे 5, ऐसे ही करते हैं। ये 5 2 5 1 6 5 2 7 और ये 5 दिया 15.762 रुपये, ठीक है। तो कुल मिश्र धन बराबर, कुल मिश्र धन यहाँ कितना हुआ, प्रिंसिपल कितना था 100 रुपये प्लस 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया 15.762 रुपये। ये लो 115.762 रुपये। ज़्यादा है कि कम साधारण ब्याज के आने वाले मिश्र धन से? साधारण ब्याज के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में आने वाले मिश्र धन से ज़्यादा है कि कम है? ये ज़्यादा है। देखो यहाँ पर कितना आया था, ये क्या नाटक है यार, ये समस्या ना समझ नहीं आती मुझे यार, पूरा ब्लैंक। यही गड़बड़ पसंद नहीं आता मुझे यार, टेक्निकल चीज़ है ना, तकलीफ कई बार धोखा भी देती है। कहाँ मिलेगा अपने को वो? गनीमत यहाँ दिख रहा है, देखो है गनीमत पढ़ाया हुआ है इधर, तो इंपोर्ट कर लेते हैं क्या फिर से? चलो इंपोर्ट कर लेते हैं फिर से। गनीमत है दिख रहा है, देखो इमेज के फॉर्म पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लो चलो अगला भी स्लाइड ले लेते हैं, जो मैंने कॉलम बनाया था। खैर कॉलम बनाया था तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे स्लाइड में वो वाला लेते हैं जो अभी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया था आपको, ठीक है, ये वाला। ये लो, ठीक है, आ गया। चलो है ना, इसमें 115 आया था साधारण ब्याज वाले केस में कुल मिश्र धन जो है, और इसमें 115.762। तो ये जो 762, देखो सेम चीज़ें ली मैंने, सेम चीज़ें ली भाई, सेम चीज़ें ली है, सेम चीज़ें मतलब 100 रुपये लिया है, 5% लिया है और 3 साल के लिए लिया है। साधारण ब्याज के केस में भी वही लिया था, लेकिन आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा। क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा ब्याज देता है या ज़्यादा ब्याज लगाता है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर? ये चैप्टर भी पूरी तरीके से प्रतिशत पर आधारित होगा, अनुपात समानुपात का कुछ आपको एप्लीकेशन लगेगा, थोड़ा बहुत औसत आपको लगेगा, ठीक है। तो इसी कारण अनुपात समानुपात प्रतिशत औसत इस चैप्टर के पहले पढ़ाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मुझे बताइए, देखिए बेसिकली परसेंटेज ही तो कैलकुलेट किया हमने, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ, बताइएगा, ठीक है। तो वो जो कॉलम बनाया था एक बार फिर से बनाएंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है।
तो बेसिकली वही एक ही अंतर जो मैंने बताया उससे पूरा डिफाइन हो जाता है और पूरा सॉल्व करके भी बताया, ठीक है, कि ये हमेशा हर साल, हमेशा मतलब हर साल मूलधन पर ही लगेगा, मतलब प्रिंसिपल पर ही लगेगा, जबकि ये वर्तमान उपलब्ध धनराशि पर लगेगा। क्लियर? ओके। पहले साल, एक नोट पॉइंट पे लिखेंगे उसको, पहले साल SI बराबर CI, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा किस पे लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगेगा बोलो, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पर लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले साल उपलब्ध धनराशि मूलधन ही होगी, तो इसी कारण सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सेम पहले साल। एकदम क्लियर है? CI डेली लाइफ में यूज होता है बैंक में, जब तुम फिक्स डिपॉजिट करते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक तुमको लोन इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट का यही फायदा होता है। जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए जमा किया और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के आसपास चल रहा है FD में, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। SBI में तो और कम चल रहा है, 5.5 या उससे भी कम चल रहा है अभी। तो जैसे मान लेते हैं 5% के हिसाब से तुमको क्या देगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 5% मतलब कितना होता है, 5,000 होगा। तो एक साल में वो तुमको 5,000 रुपये देगा। फिर अगले बार जब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा सेकेंड साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, तो 1,05,000 में 5% कैलकुलेट करेगा, ठीक है। लेकिन सेविंग अकाउंट में वो साधारण ब्याज के हिसाब से तुमको पैसा देता है, साधारण ब्याज के हिसाब से तुमको पैसा देता है। और जब आप लोन लेते हो उल्टा कंडीशन ले लेते हैं। आप जब पैसा डिपॉजिट करो यही ज़रूरी थोड़ी होगा, आप भी बैंक से लोन ले सकते हो। तब जब आप बैंक से लोन लोगे ना, तो जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है वो रहता है 10%, 12%, समझे, 15% तक जाता है। तो उस केस में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा बैंक को। इसी कारण तो कई बार ऐसा होता है कि देखा गया है जब 20-20 लाख रुपए लोन लिया जाता है बैंक से घर लेने के लिए, और 20 साल उसकी चुकता समय होता है, मतलब चुकता करने का समय, रीपे करने का समय जो होता है वो 20 साल का घर ले लिया आपने, तो वो 20 लाख रुपए का आपको 50 लाख लौटाना पड़ता है। ये होता है कंपाउंडिंग, समझे। 20 लाख रुपए का जो भी इंटरेस्ट रेट है 10%, 9%, मतलब एक एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक देखा है कि एक मेरे परिवार में एक सदस्य ने 20 लाख रुपए का लोन लिया घर के लिए, और 20 साल उसका चुकता राशि का समय था, मतलब पटाने का, रीपे करने का, वो उनको 20 लाख का 50 लाख लौटाना था, समझे। तो कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो क्लियर हुआ? ठीक है, दोनों में अंतर स्पष्ट है? ठीक है, चलो। तो बेसिकली इतना बड़ा कॉलम बनाया, वो उधर ही एग्जांपल लिख देते हैं यहीं पर, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ जाएं, अभी आगे बढ़ जाएं। कुछ और रिलेशन, अब देखो, अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। चलो आओ यहीं पर बता देते फॉर्मूला यहीं बता देते हैं। फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का आपने पढ़ रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रतिशत निकालने का ही विधि से निकाला गया फॉर्मूला है। प्रतिशत जैसे आप निकालते हो वही है ये, और कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे निकाल रहे हो, P पे। P पे मतलब मूलधन पे, मूलधन पे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रतिशत में, तो P का उतना प्रतिशत निकाल रहे हो, प्रतिशत है तो बटे 100 हो गई होगा सर, ये तो हमको पता है। T क्या, 1 साल का निकाल रहे हो तो कोई T का कंसिडर नहीं करना पड़ता, क्योंकि T बराबर 1 होता है। 2 साल है तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, 3 साल है तो 3 से गुणा कर दो। तो अल्टीमेटली ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं, ये प्रतिशत का फॉर्मूला है, ठीक है। और प्रतिशत के माध्यम से चूंकि सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, इसका सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के तौर पे इसको पढ़ते हैं, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम नहीं देख पाते हैं, यहां पर हम देखते हैं अमाउंट का फॉर्मूला, मतलब मिश्र धन का फॉर्मूला। तो मिश्र धन बराबर A बराबर P 1 प्लस R/100 टू द पावर n। क्लियर है?
सर ये ठीक है, ये हमने अमाउंट का फॉर्मूला दिखा, लेकिन यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट? तो चूंकि आपको पता है इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी, अभी ए माइनस पी इतने बार देख चुके हैं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आई फॉर इंटरेस्ट, ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, आई फॉर ब्याज, ए फॉर मिश्रधन, पी फॉर मूलधन। ठीक है क्या? तो आई मतलब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ले रहा हूँ तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होगा। यही चीज़ सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी लगती है, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दे तो इंटरेस्ट होता है, या फिर मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ दे तो अमाउंट होता है। ठीक है, तो सर यहाँ से इसको यूज करके डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं भाई। हाँ जी, देखो सर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना? आई की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए की जगह पे ये पूरा रखो, पूरा, क्योंकि ए का मान इतना है ना पूरा, ये देखो ये, तो ए की जगह पे ये मान रखोगे P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। n क्या है? समय है, समय। यहाँ t ले रहे हैं, यहाँ n ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? 1 प्लस, ओके, तो a की जगह ये रख दिया क्योंकि a का मान ये है, माइनस p। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर p कॉमन लेने से आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या, 1 प्लस R बाई 100, ये बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि p इधर भी था कॉमन ले लिया दोनों से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिसकी ज़रूरत आपको कम से कम पड़ेगी ऐसा मैं सुनिश्चित करूँगा, जिसकी ज़रूरत आपको कम से कम पड़ेगी ऐसा मैं सुनिश्चित करूँगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे आओ। अब एक आध दो फॉर्मूले जो आपको यूज़ में आएंगे, जिसको आपको करना ही है। जैसे देखो ये वाला फॉर्मूला ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, हमारी ज़रूरत है, और कैसे बिना इस फॉर्मूले के हम क्वेश्चन बनाएंगे ये भी आप देख लोगे आने वाले समय में। लेकिन अभी जो फॉर्मूला बताऊँ उसको करना ही है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे डिफरेंस ऑफ या डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के मध्य का अंतर 2 साल के लिए कितना होगा, ये निकालने का फॉर्मूला। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, डिफरेंस बिटवीन नहीं करना चाहिए, डिफरेंस ऑफ करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा, डिफरेंस ऑफ। ठीक है, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 years, साधारण ब्याज, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर 2 साल के लिए। मुझे एक चीज़ बताइए सर, 1 साल के लिए क्यों नहीं लिखा आपने, डायरेक्ट 2 साल के लिए क्यों लिखा? बताइए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल के लिए अंतर कितना होगा? डायरेक्ट 2 years के लिए क्यों लिखा मैंने, 1 year के लिए क्यों नहीं लिखा? डिफरेंस जो है पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होगा बताइए बाकी लोग। वेरी गुड, नो डिफरेंस, वेरी गुड, नो डिफरेंस, जीरो डिफरेंस। क्यों? पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अब जब दोनों सेम होता है तो दोनों का अंतर जो लोगे वो तो 0 होगा, नो डिफरेंस। ठीक है, इसी कारण पहले साल का अंतर नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्या बता रहा हूँ, दूसरे साल का अंतर बता रहा हूँ। ठीक है, आओ, दूसरे साल के अंतर का फॉर्मूला होता है CI माइनस SI, मतलब वही डिफरेंस जो पूछा जा रहा है, 2 साल के लिए फॉर 2 years इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 टू द पावर, सॉरी n नहीं 2। ठीक है, P इंटू R बाई 100 टू द पावर 2। अब सेम चीज अगर आपसे पूछे डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 3 years, तो आपका वो फॉर्मूला हो जाएगा CI माइनस SI फॉर 3 years इज इक्वल टू PR बाई 100 टू द पावर 2। यहाँ तक सेम है, एक टर्म मल्टीप्लीकेशन में और आ जाएगा 300 प्लस R बाई 100।
इंपेरिकल रिलेशन है, मतलब पहले से सिद्ध किया हुआ ये रिलेशन है जिसको आपको डायरेक्ट यूज़ में लाना है। एक ये वाला, एक ये वाला। पहले वाला है 2 साल के लिए डिफरेंस पूछा तो, और दूसरा वाला फॉर्मूला है जब 3 साल के लिए डिफरेंस पूछा तो ध्यान रखना 2 साल का डिफरेंस पूछा या 3 साल का डिफरेंस पूछा। 3 साल के लिए ये यहाँ तक सेम है, एक टर्म और जोड़ देना मल्टीप्लीकेशन के साथ, 300 प्लस आर बाई 100 वेयर आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो यहाँ पर भी ऑलरेडी है। क्लियर, एकदम क्लियर है, क्लियर है। ये 2 फॉर्मूला कंपलसरली आप ध्यान में रखें, इसको डायरेक्ट यूज करना है आपको। कुछ और सिखाते आओ। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ और सिखाते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला बताया था, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, ये कंपाउंडिंग के लिए ही लगेगा ये अमाउंट वाला फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक हो। जब लिख लेना हिंदी मीडियम वाले, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से हो, मतलब एक साल में एक बार इंटरेस्ट की गणना हो, ब्याज की गणना हो। ठीक है, मतलब इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड, when interest being compounded annually, interest being compounded annually, वार्षिक रूप से जब ब्याज की गणना हो, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा when interest being compounded annually। ठीक है, अगला फॉर्मूला बता रहा हूं, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में सर, आधा साल, 6 महीना। जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हर 6 महीने में हो, मतलब साल में 2 बार। हाँ या ना, समझना मेरी बात को, जो ध्यान से समझता है वो मैथ्स बना पाता है, जिनको सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता वो मैथ्स कभी बना ही नहीं पाएगा, समझे। जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक इसको बोलेंगे हाफ ईयरली या फिर 6 मंथली या 6 महीने में हो, मतलब साल में 2 बार होगा। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार। ठीक है, 6 महीने में एक बार, फिर पूरा साल अगर देखें तो एक जो गणना होगी वो 6 महीने के बाद, फिर अगली गणना होगी फिर 6 महीने के बाद, तो 6 महीना कितना हो गया, एक साल। साल में 2 बार हो रहा है। आइए, तो जब व्हेन इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली और 6 मंथली, देन अमाउंट इज इक्वल टू A is equal to P 1 plus R by 2 by 100 to the power 2n when interest being compounded half yearly और 6 मंथली, इसी को 6 मंथली भी बोलेंगे। ठीक है, नहीं है। और ये अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी मंथली, मतलब कितने भी मंथ का अगर पूछा जाए तो आप बता पाओगे बड़े आसानी से। बहुत मजे तरीके से बताऊंगा, देखना बहुत इजी कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तुमको। वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। टाइम डबल क्यों हुआ, देखो अगर यहाँ टाइम पीरियड दे दिया 2 साल सपोज, ये कुल मिला के क्या होता है पता है, ये कुल मिला के होता है कि कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ये कुल मिला के कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है इकट्ठे। सर साल में एक बार हो रहा था तो यहाँ जितने साल होगा उतने ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सीधी बात है कि नहीं है। मैंने बोला 3 साल का समय ले लो, कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस केस में, सर 3 बार होगा। 3 बार होगा क्योंकि हर एक साल में एक बार, तो 3 साल में 3 बार। यहाँ पर हर 6 महीने में, मतलब आधे साल में कैलकुलेट हो रहा है। और समय मैंने दे दिया, मान लेते हैं 2 साल का, 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स का टाइम दे दिया मैंने। तो मैंने पूछा कि कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, बोलो। अब बोलेंगे 4 बार होगा। सर एक साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार। तो देखो क्या होगा, n की जगह आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। n की जगह 2 पुट करना है क्योंकि n इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो ऑलरेडी क्या निकल के देगा आपको, 2 गुणित 2 मतलब 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो मतलब ये घात में वही संख्या होती है जितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। आप अगर बार बार यहाँ पर 2n 3n जो भी पुट नहीं करना चाहते, सीधा देख लो
कि कितने महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, साल में कितनी बार हो रहा है ये निकाल लेना, और कुल मिला के कितना समय दिया उसके हिसाब से उस दिए हुए समय में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा निकाल लो, डायरेक्ट वही घात के रूप में आ जाएगी। ये बात मेरी समझ में है कि नहीं बताओ? ये घात में क्या आ जाएगा, दिए हुए समय में जितने बार टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वही घात के रूप में आएगा। ये मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? जैसे 2 पुट किया तो 4 बार हो रहा है, वैसे ही पता कर लेते सर 2 साल का समय है, 1 साल में 2 बार हो रहा है, तो कुल मिला के 4 बार, यहां पर 4 आएगा। ठीक है। और r/2 क्यों किया, ये भी क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए कि सर आपने आधा क्यों किया रेट ऑफ इंटरेस्ट को। देखो जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होता है, क्या दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली जो दिया रहता है वो क्या दिया रहता है दोस्तों बताओ? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया रहता है, राइट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जनरली दिया होता है वो क्या दिया होता है आपका सर, पर एनम करके दिया होता है ना, पर एनम करके दिया होता है, प्रति वर्ष पर एनम करके दिया होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पर एनम मतलब 1 साल का इंटरेस्ट रेट है, दर है। तो जब वो 1 साल का बोला है, लेकिन यहां तो सर 6 महीने में हो रहा है, तो आप 1 साल का क्यों इंटरेस्ट रेट लोगे? जब वो 6 महीने में कैलकुलेट कर रहा है, तो आप इंटरेस्ट रेट जब 1 साल का दिया है उसको आप 6 महीने के लिए करने के लिए बटे 2 करते हैं। ये साल का है, 6 महीने के लिए आधा करना पड़ेगा, आ गया 6 महीने का रेट। आई बात समझ में? आई बात समझ में? r/2 क्यों की है? ठीक है। चलो अगला एक चीज मुझे बताना, अगर मैंने बोला हर 3 महीने में ब्याज की गणना यदि हो, when interest being compounded, ऑब्वियसली बात है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्वार्टरली, इसको हम 3 मंथली भी बोलेंगे। क्वार्टर मतलब कितने क्वार्टर होते हैं, इंग्लिश में क्वार्टर को क्या बोलेंगे बॉयज? वो क्वार्टर नहीं जो तुम समझ रहे हो, तुम्हारा वाला क्वार्टर नहीं, ठीक है। क्वार्टरली मतलब 1/4 बोलते ना हिस्से को, 1/4, ठीक है। मतलब अगर पूरे साल को चौथे हिस्से में बांटें तो कितना महीना होता है सर? 12/4 मतलब 3 महीने, ठीक है। तो क्वार्टरली मतलब 3 मंथली, 3 महीने में यदि ब्याज की गणना हो उसको क्वार्टरली बोला जा रहा है, ठीक है क्या? अब यहां पर क्या चेंजेस आएगा बताइएगा। a = क्या लिखूं, सभी से मैं कमेंट की उम्मीद करूंगा। r की जगह क्या लिखूं बोलो? यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही दिया है मान लो, तो r की जगह क्या नोट करूं मैं? एक जवाब आ चुका है स्नेहा शर्मा का, आगे बताइएगा कोई और जवाब दे यदि तो, कोई अगर आंसर में अंतर हो। CG ब्लॉगर पूजा जी का भी आंसर आ चुका है, अश्वनी जी का भी आंसर आ चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी के सभी। अच्छा विनीता ने बोला है क्या? चलो वेरी गुड, r/4 हो जाएगा सर, सीधी बात है सर। साल में 4 बार, ये साल भर का दिया है तो बटे 4 कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 3 महीने का निकल के आ जाएगा। या 3 महीने और बटे 4 क्यों कर रहे, कंफ्यूज मत हो ना सर। 12 महीने को 4 से भाग दे रहे तो 3 महीने आ रहा है, तो 3 महीने मतलब क्वार्टरली, मतलब 1/4 हिस्सा 12 महीने का, क्लियर है? तो पूरे साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से भाग दे देंगे, 3 महीने का या क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। पावर में क्या करेंगे टोटल? हाँ पावर में करेंगे 4 × n। बहुत बढ़िया, ये भी सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। 4 × n मतलब जितना भी समय दिया है, क्योंकि साल में 4 बार कैलकुलेट होगा, हर 3 महीने में तो साल में 4 बार, जितना भी समय दिया है उसको इससे गुणा करेंगे तो उतने बार आ जाएगा कैलकुलेट होने के लिए, राइट। 4 × n। आई बात समझ में? आई बात समझ में या नहीं? प्रश्न को लेकिन ध्यान से पढ़ लेना, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ना देके वो 3 महीने का ही दे दे। समझना ध्यान से क्या कह रहा हूं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नहीं दे के डायरेक्ट दे दिया है कि 3 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, ब्याज की दर इतनी है, तो जब वो ऑलरेडी 3 महीने के लिए ब्याज की दर दिया है तो उसको बटे 4 क्यों करोगे? कॉमन सेंस लगाना थोड़ा। बटे 4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, तो
तो बटे 4 मतलब 3 महीने के लिए निकालने के लिए की है। लेकिन यदि वो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दे दे, 3 महीने के लिए ही ब्याज की दर दे दे, तो आपको वो ऑलरेडी दे दिया है, उसमें बटे 4 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। क्लियर? क्लियर है इतना? क्लियर है क्या? तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, और एक क्लास के साथ मैं आज का ये जो सेशन है वो समाप्त करना चाहूँगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब सारे हम एक्सप्लेनेशन देखें और एक आध क्वेश्चन भी ना बनाए तो मज़ा नहीं आता। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा मेरे तरफ से, ठीक है? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अभी हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, क्योंकि हमेशा हिंदी में कहता हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, करके मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, फिर हिंदी में बता दूंगा। ऐसा ही ऑन अ सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ द प्रिंसिपल, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स is equal to the rate percentage per annum, equal to rate percentage per annum, ठीक है, per annum। फाइंड रेट परसेंटेज, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, हर बुक में ये क्वेश्चन मिलता ही है आपको। चलिए बता दीजिए। देखिए, साधारण ब्याज किसी सम ऑफ मनी, सम मतलब वही प्रिंसिपल की बात करते हैं, सम ऑफ मनी मतलब शुरू में जो पैसा होता है वो, धनराशि, सम मतलब धनराशि। साधारण ब्याज किसी धनराशि पर उसके मूलधन का 1/9 है, ठीक है, उसके मूलधन का 1/9 है। यदि सालों की संख्या ब्याज दर के बराबर हो, प्रति वर्ष ब्याज दर के बराबर हो, तो ब्याज दर प्रतिशत में बताइए, ठीक है। तो एक आंसर विनीता का आ गया है, बिल्कुल करेक्ट है विनीता का आंसर, दैट इज 3.33%। जो बोला है करते जाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सर दिया है, सबसे पहले लिखते हैं क्या, दिया है सर, दिया है, क्या दिया है, दिया है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर 1/9 ऑफ प्रिंसिपल मतलब P। ये दिया है कि नहीं दिया है? जो दिया है लिखते जाओ, तब क्वेश्चन बनेगा। चुपचाप बैठे रहोगे कि दिमाग में मेरे आ जाए, भगवान ऐसा कोई जादू कर दे कि मुझे सद्बुद्धि आके एक बार में क्वेश्चन पढ़ूँ और समझ में आ जाए, ये किसी से नहीं होता। बार बार बोल चुका हूँ, अगर प्रश्न बनाना है एक बात दिमाग में घुसा लो जो निकलना नहीं चाहिए। अगर प्रश्न बनाना है लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक लाइन में जो दिया है उसको लिखिए, फिर आगे बढ़िए, फिर जो दिया उसको लिखिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे प्रश्न नहीं बनेगा। सीधा क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज इक्वल टू 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, 1/9 ऑफ प्रिंसिपल मतलब P मतलब मूलधन, ठीक है। अगला लाइन क्या दिया है, नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू रेट परसेंटेज पर एनम, मतलब नंबर ऑफ ईयर क्या लेते हैं, टी लेते हैं, टी सिंपल इंटरेस्ट है क्योंकि, तो उसमें टी लेते हैं। टी इज इक्वल टू आर दिया है, नहीं दिया है बोलो, टी इज इक्वल टू आर दिया है सर, सीधा सीधा। नंबर ऑफ ईयर दैट इज टी इज इक्वल टू रेट परसेंटेज दैट इज आर, ये दिया है, ठीक है। फाइंड रेट परसेंटेज, अब आपको दर निकालना है और वो प्रतिशत में रहेगा। तो क्या करें सर, सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, PRT/100, चूंकि हमारे पास है क्या, SI इज इक्वल टू PRT/100। हाँ जी, फिर सर SI की जगह क्या पुट करूं, SI की जगह ये पुट करो क्योंकि दिया है। सर 1/9 ऑफ P, फायदा क्या होगा देखना थोड़ी देर में, P को P लिखेंगे क्योंकि और कुछ P के बारे में दिया नहीं है, ना तो उसकी वैल्यू दी है। R को रिप्लेस करें इसको यूज करके कि T को रिप्लेस करें, बोलो। सर आप बोलोगे जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको रिप्लेस कर दो। भैया जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटा देते ना, हर जगह की बात होती है। किसकी ज़रूरत नहीं है सर, टी की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको आर चाहिए, रेट परसेंटेज चाहिए ना आंसर में, तो आर और टी में किसको हटाओगे, टी को हटाओगे।
क्योंकि टी बराबर आर दिया तो टी की जगह भी आर लिख सकते हो कि नहीं, टी बराबर आर दिया तो टी की जगह भी आर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक आर पहले से था ये वाला, और टी की जगह पे भी एक बार आर लिख दिया, ये लो, और बट्टे क्या हो जाएगा 100। इसी को मैं यहाँ पर और सॉल्व करने वाला हूँ, देख लो सर। अब देखो फायदा क्या हो रहा है, यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस नहीं है। अगर प्लस माइनस होता तो इससे नहीं कटता। यहाँ पर भी सारा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन, तो सीधा सीधा ये वाला p और ये वाला p कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर चिन्ह के ऊपर तरफ है, ठीक है। और बीच में इनके कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, तो सभी गुणा में यदि हो तो ऐसा कट जाता है, p और p कट गया सर, खत्म। 100 इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 इसके ऊपर आके सर हो जाएगा 100/9। 100 इसके ऊपर है, 100/9 बराबर r इंटू आर कितना हुआ r², और 100 तो उधर भेज ही दिया ऑलरेडी मैंने। तो सिंपल आपके पास बचा ही है, r² इज इक्वल टू 100/9, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये वर्ग है ना, स्क्वायर है, इससे अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये दूसरा वाला स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा रहा हूँ दोनों तरफ। इधर स्क्वायर हटाए तो इधर भी हटेगा ना, तो इधर स्क्वायर हटेगा मतलब इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। r इज इक्वल टू 100/9, स्क्वायर रूट लोगे 100 का दैट इज 10, 9 का 3, 10/3 इज 3n1/3%, 3n1/3%। क्लियर, क्लियर एकदम। तो ये एक क्वेश्चन आज का सिंपल, ठीक है। अगले क्लास में अब हम क्वेश्चन टाइप करा के लाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना सीख गए आज की क्लास में। सिंपल इंटरेस्ट का मान के चलो आपका 3 से 4 क्लास और लगेगा ही लगेगा, मतलब 4 क्लास तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए, चूंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं सारा, ऐसा मैथ्स कभी नहीं देखा होगा इतने कम आपकी फ़ी में, जो इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं हमको, ठीक है। तो प्लीज़ प्रचार करिए कोर्स का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स के साथ साथ और भी जो कोर्स चला रहे हैं उसके बारे में भी। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कब होगी आपको सूचित ग्रुप में कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।